हेलो एवरीवन, आप सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। देखिए, आज का जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है जंगलों का, वो है ज़मीन का, वो है आदिवासियों का और वो है पूरे भारत देश का। जल, जंगल और ज़मीन, ये हमारे देश की ऐसी विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचाया, लेकिन आज इन विरासतों का अल्पीकरण हमारी सरकारें, हमारी योजनाएं हमारी स्वार्थ के लिए कर रही है। इसी के साथ ही मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑडियो पॉडकास्ट में। आप सभी लोग का सदिल से वेलकम। हसदेव, आप लोगों ने इस नाम सुना होगा। हसदेव अरण्य क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा जंगल है जिसकी जंगलों की कटाई अभी वर्तमान में जारी है। आज पूरा वीडियो एनालिसिस करेंगे इस ऑडियो क्लिप के साथ में, इस वीडियो क्लिप के साथ में। तो आप सभी का पुनः मैं वेलकम करता हूं। जय हिंद। देखिए, हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ का फेफड़े के रूप में जाना जाता है और मध्य भारत का ऑक्सीजन जोन कहा जाता है, वह जोन जहां से पूरा मध्य भारत ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है, उस जंगल का कटाई चालू हो चुका है। ये एक बुरी खबर है, लेकिन यह सच है। हसदेव एक नदी है। सबसे पहली बात, अगर हम समझें कि हसदेव का मतलब क्या होता है, तो हसदेव का मतलब होता है कि हंसना ज़रूरी है। देखिए, नदियों का नाम में भी हमारी पौराणिक कथाएं किस हिसाब से हमको संदेश देती है कि हंसना ज़रूरी है। और वो जंगल जो आपको स्माइल का एक संकेत दे रही, आज हम उनको काटने जा रहे हैं। हसदेव एक प्रकार की नदी है और वह क्षेत्र जो हसदेव नदी के संबंधित में आता है, वह जंगल जो हसदेव नदी से संबंधित है, वह हसदेव अरण्य क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के टोटल 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक साल वनों का विशेष और गहरा और घनत्व वाला जंगल है। हसदेव नदी जिस पर मेरी माता बांध बनाया गया है, ये वही हसदेव नदी और वही हसदेव अरण्य क्षेत्र की बात कर रहा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र न केवल छत्तीसगढ़ अपितु मध्य भारत और मध्य प्रदेश का प्रमुख ऑक्सीजन जोन है। मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ का अचानक मारा, जिसे हसदेव अरण्य क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम कंप्लीट रूप से इसकी बात करें, एनालिसिस करें, तो पूरी कहानी चालू होती है 2010 से। 2010 में हसदेव अरण्य क्षेत्र को, हसदेव के जंगलों को नोगो इलाका घोषित किया गया था। अब आपका मन में आ रहा होगा कि नोगो इलाका क्या होता है। देखिए, नोगो इलाका वह क्षेत्र होता है जिसको कोल्ड फील्ड के रूप में क्या संकेत के रूप में रखा जाता है कि भाई इन क्षेत्रों में कोल फील्ड है। और ये माना जाता है और ये रिटर्न में भी है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 5000 मीट्रिक टन कोयला केवल हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्राप्त है, जो कि हमारी विरासत के रूप में विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात, हसदेव जमीन के ऊपर जो भी क्षेत्र है वो एक समृद्ध क्षेत्र है। समृद्ध क्षेत्र मतलब वहाँ पानी है, वहाँ ज़मीन है, वहाँ जानवर है, कुल मिलाकर वहाँ कैसी है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और उसके अंदर क्या है, कोयला है। और इसी के संबंध में 2010 में कहा गया था कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया कि जो भी कोई भी कोयला क्षेत्र जो एक समृद्ध क्षेत्र होगा, मतलब औद्योगिक विकास की दृष्टि से नहीं, जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध होगा, जहां जीवों की विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाएगी, उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कटाई या कोल फील्ड का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया था। और उन्हें खनन से मुक्त रखा जाना चाहिए। और ऐसा फील्ड का नाम क्या होता है, नोगो एरिया। क्लियर बात। और ये बात कि हसदेव एक कंप्लीटली नोगो एरिया है, ये बात भी पर्यावरण वन मंत्रालय ने कहा था। अब देखिए, कुछ पैरामीटर होता है जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हसदेव एक प्रकार का कंप्लीट रूप से नोगो एरिया है, जिस हिसाब से कि वनों की जो घनत्वता है, जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है, वो हसदेव में बहुत अधिक मात्रा में है। क्लियर बात। एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये कि वहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ निवास करते हैं। ये दूसरा पैरामीटर है जो उसको नोगो एरिया बनाता है। तीसरा पैरामीटर कि हसदेव तो हसदेव नदी भी है जहाँ पर मिनी माता बांध बनाया गया है, तो एक प्रकार का तीसरा पैरामीटर क्या हुआ, जल का स्रोत वहाँ मजबूत है। और चौथा पैरामीटर ये है कि वन्य प्राणी वहाँ पे उपस्थित है। तो ये 4 पैरामीटर, वनों के घनत्व, जैव विविधता, जल का स्रोत और वन्य प्राणियों की प्रेजेंट उपस्थिति, ये इसको मिलाता है नोगो इलाका।
अगर हम आपको एक डाटा दें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हसदेव में टोटल 23 कोल ब्लॉक है। 23 2010 में कहा गया था कि हसदेव एक नोगो इलाका है, अतः यहाँ पे खनन नहीं होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम चालू होता है 2012 से। 2012 में पहली खनन की स्वीकृति दी गई पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। वही पर्यावरण मंत्रालय जिसने पहले कहा था कि नोगो एरिया में खनन नहीं होगा, लेकिन वही है, अब स्वीकृति दे दिया। तो सबसे पहले जो वहाँ पे कोल लिमिटेड जिसको मिला वो बना पल्सा कोल लिमिटेड। देखिए पल्सा कोल लिमिटेड जो है राजस्थान सरकार की मालिकाना हक में आता था, जिसे वर्तमान के 71% शेयर के साथ में अडानी ग्रुप ने अपने मालिकाना हक के साथ में अपना नाम कर लिया है। 2012 की खनन की स्वीकृति का आधार इस आधार पे दिया गया। देखिए दो पल्सा जो कोल लिमिटेड है उसको इस आधार पे कोल लिमिटेड या कोल खनन क्षेत्र इसलिए आधार पे बनाया गया कि वह क्षेत्र हसदेव का किराना एरिया है, वह क्षेत्र हसदेव का किनारा क्षेत्र है, इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, खनन के रूप में दे रहे हैं। ये आधार बताया गया, ठीक है। अब इस आधार के दो चरण थे। पहला बात यह कहा गया कि 2012 में पहले में 2012 से 15 साल तक 140 मीट्रिक टन जो कोयला है उसका उत्खनन किया जाएगा। और उसी समय दूसरी बात भी जोड़ी गई कि दूसरा चरण का कोयला खनन 2028 में प्रारंभ होगा, जहां पर लगभग 1400 मीट्रिक टन कोयला क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। अब ये पूरा विवाद इसी 2028 का केस का है। 2028 में द्वितीय चरण की मान्यता देनी थी, लेकिन कब दे दिया गया, अभी वर्तमान में। क्लियर बात है, अभी ये कहानी और बचा हुआ है, आप सुनिएगा। उसके बाद जब 2012 में स्वीकृति मिलने से पहले 2011 में वन सलाहकार समिति निर्माण किया गया था। इसने कहा था कि यहाँ खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्रालय ने, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उसकी बात को नहीं माना, कंपनी के दबाव में आ गया और डिसीजन कंपनी के फेवर में सुना दी, जिसे ग्रीन ट्राइब्यूनल्स और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति नहीं दी थी। और वर्तमान में जो वहाँ पे पल्सा कोल लिमिटेड चल रहा है वो एक प्रकार का स्टे ऑर्डर पर चल रहा है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ चल रहा है, ठीक। अब यही बात, एक बार तो स्वीकृति मिल गई, अब पुनः आवंटन की जब बात आती है कि पुनः कोल ब्लॉक का आवंटन किया जाना है। देखिए कोई भी क्षेत्र जो जंगलों से, जो जंगल की भूमि होती है, वन भूमि होती है, जब तक वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो लोकल पंचायत बॉडी होती है, ग्राम सभा होती है, अगर उससे परमिशन नहीं मिलता तब तक उस ज़मीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। 2014 में हसदेव के 20 ग्राम सभाओं ने खनन से मना किया और कहा गया कि किसी प्रकार का आवंटन कोयला विभाग से संबंधित या कोयला खनन से संबंधित नहीं दिया जाएगा। लेकिन पल्सा जो कोल लिमिटेड है उस राजस्थान गवर्नमेंट ने खरीदा था और राजस्थान ने किसको बेचा, अडानी को। और इसी के साथ एक और कोल लिमिटेड जन्म लिया जिसका नाम बना केटी एक्सटेंशन कोल लिमिटेड राजस्थान, और इसे निर्माण किया था 2014 में। और इसे भी वर्तमान किस कौन मालिकाना हक रखते हैं, अडानी ग्रुप एंड कंपनी। क्लियर बात। तो वहाँ पे 2 कोल लिमिटेड अभी जारी हो चुका है, एक पल्सा जो 2012 से चालू है और वर्तमान में जो चालू होने वाला था वो था केटी एक्सटेंशन। क्लियर बात है। और दूसरी बात, सन 2014, 2017, 2018 हसदेव प्रमाणित ग्राम सभा से खनन का विरोध किया था। मतलब ग्राम सभा ने पुनः वापस विरोध किया कि भाई हसदेव में जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे कोई खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन 2018 में एक घपला होता है। 2018 में एक ग्राम सभा का फर्जी प्रमाण पत्र संबंधित कंपनी और संबंधित जिला प्रशासन के लोगों ने खुद निर्माण किया और सरकार को पहुंचा दिया। ये बात जब गांव वालों को मालूम पड़ा, हसदेव के क्षेत्र के लोगों को मालूम पड़ा, स्थानीय लोगों को मालूम पड़ा, तब उन लोगों ने कंप्लेन किया सरकार को कि जांच होनी चाहिए। कानून ये कहता है कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत वन भूमि का हस्तांतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक ग्राम सभा लिखित के रूप में सहमति ना दे दे। 2019 में जब कांग्रेस सरकार बनी तब राहुल गांधी जी उससे पहले कहते थे कि हम आदिवासियों की ज़मीन पर किसी भी प्रकार की आंच आने नहीं देंगे। लेकिन जैसी ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है उसने पलतुरिया कोल ब्लॉक अडानी को वापस दे दिया और कहा कि आप यहाँ पे कोल लिमिटेड चालू कर सकते हैं। 2014 से हसदेव की लड़ाई लड़ी जा रही है। फर्जी ग्राम सभा की जांच के लिए 75 दिन का धरना दिया गया आदिवासियों के द्वारा, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुआ। मजबूरन
सन 2021 में 2 अक्टूबर 2021 को मजबूरी में आकर हसदेव अरण्य क्षेत्र से लेकर रायपुर तक की पैदल मार्च किया गया। और जब 2 अक्टूबर से निकला हुआ वो पैदल मार्च 14 अक्टूबर 2021 को रायपुर पहुंचा तो वहां मिले गवर्नर साहब, और गवर्नर साहब ने कहा कि सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे और उसमें कहा जाएगा कि वर्तमान में जो कोल लिमिटेड काम चल रहा है उस पर स्टे लगाया जाए और जब तक जांच पूरी नहीं होगा तब तक इस कार्य को वापस वहां तक रोक दिया जाए। लेकिन देखिए एक ऐसी विडंबना चलती है हमारी सरकारों की। ये हमें उसी सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार और वन मंत्रालय ने पलसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति जारी कर दी थी, और इसी के साथ यह निश्चय हो गया कि पलसा कोल ब्लॉक का निर्माण जब किया जाएगा तो 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें 1000 लोगों का जीवन सीधे प्रभावित होगा। देखिए यहाँ पे एक सिद्धांत काम करता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जिसमें बिना सुनवाई के किसी भी जजमेंट पे कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आदिवासियों की सुनवाई नहीं की गई। अब आप ये समझ सकते हैं कि जंगल कितनी ज़रूरी है। ये तो हुई वो खबर, हमारा जो प्राकृतिक साल का वन है, जहाँ पे नेचुरल रूप से प्राकृतिक साल के वन उगते हैं, वो सब खत्म किए जाएंगे। 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हाथियों का अंत होने वाला है। 45 हाथी लास्ट 3 ईयर्स में मारे गए हैं, जिसके साथ 200 लोगों की मृत्यु भी हुई है। WII वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइफ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने कहा था कि पलसा कोल लिमिटेड के बाद किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, और इसने साफ साफ WII ने कहा था कि यदि स्वीकृति दी गई तो मानव और हाथी के बीच का जो द्वंद्व है उसको किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा। 20 में लेमरू हाथी रिजर्व नाम का एक अभियान हाथियों को संरक्षण के लिए चलाया जा रहा था। रीज़न क्या था? यही रीज़न था कि इस क्षेत्र में हाथियों का अतिक्रमण बढ़ गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री CM भूपेश बघेल साहब ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि KT एक्सटेंशन को क्या कर दिया जाना चाहिए, स्टे लगा देना चाहिए। दूसरा चरण की अनुमति जो 2028 में KT एक्सटेंशन को मिलना चाहिए था, वो एक्सटेंशन अभी दिया जा रहा था। हमारी समस्या दोहरी थी, एक पलसा कोल लिमिटेड और वर्तमान में जो विवादित है KT एक्सटेंशन कोल लिमिटेड। पलसा कोल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, 2 गांव बर्बाद हो जाएंगे, 1000 लोग पलायन कर जाएंगे, और उसी के साथ KT एक्सटेंशन एक वो वृहद प्रोजेक्ट है जहाँ 2.5 लाख पेड़ को काटा जाएगा, जहाँ एक गाँव बर्बाद होगा और वहाँ भी हज़ारों लोग अपने क्षेत्र से पूर्ण रूप से वंचित हो जाएंगे। और केवल इसी मात्र नहीं, टोटल 4.5 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आज भी वहाँ एक काला ब्लैक कोल लिमिटेड नाम का कंपनी रिजर्व में है, जिसको ठेका दिया जाना हुआ है। ये सारी समस्याएं हसदेव अरण्य क्षेत्र की है। इन शॉर्ट में कह जाऊं तो टोटल 4.5 लाख पेड़ अभी वर्तमान में काटे जाएंगे, और वह क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जो मध्य भारत का ऑक्सीजन जोन के रूप में जाना जाता है, एक समय के बाद में वीरान हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को हसदेव अरण्य क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी मिल चुकी होगी, और ऐसी वीडियोस और इम्पोर्टेंट लेक्चर और टॉपिक्स के बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।